तो आज का पहला नंबर सवाल है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है बताना है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो फूलों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा होता है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम 30 VVI ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे जो एग्जाम के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलते अगला नंबर सवाल की ओर। आप लोग का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। दूसरा नंबर सवाल है, ये एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग VVI लगा लीजिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है तो याद रखिएगा इसे। दूसरा नंबर सवाल है कि DNA का पूरा नाम क्या होता है, मतलब DNA का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे बताना है कि DNA का पूरा नाम क्या होता है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। करेक्ट आंसर का जो C हो जाएगा, याद रखिएगा। तीसरा सवाल कि मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं होता। यहाँ पे बताना है कि कौन है जो मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, मतलब मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है, तो क्या होता है इसका कौन भाग नहीं है, तो शुक्र वाहिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्र वाहिका हो जाएगा। याद रखिएगा, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। करेक्ट आंसर का जगह C हो जाएगा, याद रखिएगा। ये सभी दम VVI ऑब्जेक्टिव है। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 10th का एग्ज़ाम 2025 में देंगे तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन याद करिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन एकदम सिलेक्टेड है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि 100% यही प्रश्न पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। तो अंत वाला आप लोग क्वेश्चन को मत देखना भूलिएगा, तो अंत तक आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। तो चलते अगला सवाल की ओर। अंत वाला तो क्वेश्चन एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 के लिए एकदम बनाया गया है, तो उस क्वेश्चन को आप लोग देखना मत भूलिएगा। तो चौथा नंबर सवाल है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इसमें से तो आंसर नहीं दिया गया, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। और जब निषेचन होता है तो कोई क्या बनता है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन करता है तो किसका निर्माण होता है, तो युग्मनज का निर्माण होता है। क्या? युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज बनता है। याद रखिएगा। युग्मनज कैसी संरचना, तो 2N होता है, डिप्लॉइड होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। पांचवा नंबर सवाल है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में पूछा गया, यहाँ पे बताना है कि फूलों में नर प्रजनन अंग कौन होता है। नर प्रजनन अंग कौन होता है, तो पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि फूलों में मादा जनन अंग कौन होता है, मादा जनन अंग, तो क्या होता है? मादा जनन अंग क्या होता है, तो ज्यांग होता है। क्या होता है? ज्यांग होता है। याद रखिएगा। 6 नंबर वाला कि अलैंगिक जनन में किस प्रकार की कोशिका विभाजन होता है। अलैंगिक जनन में यहाँ पे बताना है कि अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। किस प्रकार की कोशिका विभाजन होता है, तो समसूत्री होता है। क्या होता है? समसूत्री होता है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगर पूछेगा कि लैंगिक जनन में किस प्रकार की कोशिका विभाजन, तो लैंगिक जनन होता है अर्धसूत्री। लैंगिक जनन पूछेगा, लैंगिक जनन कैसा होता है, तो अर्धसूत्री होता है। याद रखिएगा। अगर पूछेगा अलैंगिक जनन तो समसूत्री। याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए। 7वां सवाल है कि निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप पूरा है। एक लिंगी पादप का उदाहरण है, पूछा गया एक लिंगी पादप इनमें से कौन है, तो एक लिंगी का पादप का उदाहरण कौन है, तो पपीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पपीता हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। 8वां सवाल कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, बडिंग द्वारा जब प्रजनन किसमें होता है, तो किसमें होता है, ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में होता है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ईस्ट और हाइड्रा याद रखिएगा। इसमें किसके द्वारा होता है, तो मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा जनन होता है। याद रखिएगा। 9वां सवाल कि मानव मादा में अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित कहाँ होता है, यहाँ पे बताना है कि अंडाणु निषेचित कहाँ होता है, तो क्या होता है? फ्लोपियन नालिका में होता है। कहाँ होता है? फ्लोपियन नालिका में होता है। करेक्ट आंसर का जगह D हो जाएगा। कहाँ होता है? फ्लोपियन नालिका में होता है।
10वां और 16 कि निम्नांकित में से कौन पुनरावृत्त भवन का उदाहरण है? पुनरावृत्त भवन किसमें होता है? सबसे ज़्यादा पुनरावृत्त भवन किसमें होता है? तो सर्वाधिक पुनरावृत्त भवन किसमें होता है? तो सर्वाधिक पुनरावृत्त भवन किसमें होता है? तो प्लेनेरियम होता है। किसमें होता है? प्लेनेरियम में होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे पूछा गया पुनरावृत्त भवन किसमें होता है? तो हाइड्रा में भी होता है। क्या होता है? हाइड्रा में होता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि सर्वाधिक पुनरावृत्त भवन किसमें होता है? तो प्लेनेरियम होता है। किसमें होता है? प्लेनेरियम होता है। और किसमें मिलता है? तो छिपकली में भी होता है पुनरावृत्त भवन, तो याद रखिएगा। 11वां सवाल कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? तो स्त्री में पाया जाता है। किसमें? स्त्री में पाया जाता है। करेक्ट आंसर का जगह भी, क्योंकि इसमें x पाया जाता है और पुरुष में पाया जाता है XY पाया जाता है, तो याद रखिएगा। पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? तो स्त्री में पाया जाता है, याद रखिएगा। 12 नंबर सवाल कि हाइड्रा में प्रजनन की किस विधि निम्नलिखित में से कौन होता है? मतलब हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि कौन है? मतलब हाइड्रा में किसके द्वारा प्रजनन होता है? तो हाइड्रा में किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन के द्वारा। तो किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा होता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 13वां सवाल कि निम्न से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? पूछा गया है उभयलिंगी जंतु कौन है? इनमें से बताना है कि उभयलिंगी जंतु कौन है? तो केचुआ होता है। क्या होता है? केचुआ होता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। 14वां सवाल कि आधुनिक वर्ग सारणी में समूहों की संख्या है। पूछा गया समूहों की संख्या कितना होता है? तो समूहों की संख्या कितना होता है? 18 होता है। समूह पूछेगा तो 18 हो जाएगा, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगर पूछेगा कि वर्ग कितना होता है? तो वर्ग भी 18 होता है, याद रखिएगा। अगर पूछेगा आवर्त पूछेगा तो कितना होता है? 7 होता है, याद रखिएगा। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है? उदर्ग स्तंभों को पूछा गया उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता? तो वर्ग कहलाता। क्या? तो वर्ग कहलाता, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता? तो वर्ग कहा जाता है। 16वां सवाल कि आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य है। प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं? तो प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहते हैं? तो क्षारीय कहलाते हैं। क्या? क्षारीय कहलाते हैं। करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा। 17वां सवाल कि नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच किस प्रकार का बंध होता है? किस प्रकार का बंध होता है? मतलब कितने बंध पाए जाता है? नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने बंध पाए जाते हैं? तो 3 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 3 पाए जाते हैं, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर का हो जाएगा सी हो जाएगा। 3 बंध पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर का जगह सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 18वां सवाल कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। पूछा गया कि शून्य समूह का तत्व कौन होता? तो हीलियम होता है। क्या होता है? हीलियम होता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 19वां सवाल कि मिथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? मतलब मिथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो मिथेन का सूत्र क्या होता है? तो CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। तो इसमें कार्बन कितना? 1 है। इसमें हाइड्रोजन कितना है? तो 4 है। तो इस प्रकार का जोड़ देना सभी को। तो इस जितने भी आप लोग का जोड़ने वाला दिख रहा है ये बंद है। क्या होता है? बंद होता है। तो कितने होते हैं? इसमें 4 बंद पाए थे। कितने? 4 बंद पाए थे। करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा। मिथेन में कितने सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं? तो 4 पाए जाते हैं, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 20वां सवाल कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होते हैं? बाह्यतम कक्षा में बताना है। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता? तो 6 होता है। कितना होता? 6 होता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 21वां सवाल कि आधुनिक वर्ग सारणी में वर्गों की संख्या होती है। वर्गों की संख्या कितना होता है? तो वर्गों की संख्या बताना है कि वर्गों की संख्या कितना होता? तो 18 होता है। वर्गों की संख्या कितना होता? 18 होता है। करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा। 23वां सवाल कि लोहे की परमाणु संख्या है। लोहे की परमाणु संख्या कितना होता? और लोहा का संकेत क्या होता? तो Fe होता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता? तो 26 होता है, याद रखिएगा। लोहे की परमाणु संख्या कितना होता? तो 26 होता है। इसका संकेत क्या होता? Fe होता है, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, याद रखिएगा।
23वां सवाल कि हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है, यहाँ पे बताना है कि हीलियम कैसा तत्व है, तो अकेरिय है। क्या हो जाएगा, अकेरिय हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 24वां सवाल कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, बताना है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होता है, तो 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने होते हैं, 7 होते हैं, याद रखिए। 25वां सवाल कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या होती है, तो ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो O3 है। पूछा क्या गया, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या, तो ऑक्सीजन कितना है, तो 3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, याद रखिएगा। 26वां सवाल कि आवर्त सारणी में ये दिए गए हैं, तो इसमें से बताना है कि ये धातु है या उपधातु है या गैस है। क्या है इसका आंसर, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसको आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।